जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकील। आज हम कल आए हुए एग्जिट पोल के बारे में आपसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ संवाद करेंगे और पिछले 24 घंटे से जो भारत की जनता, राजनीतिक दल, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता, मीडिया और एक आम आदमी जिस तरह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहे हैं अपने आप से, ये सब कुछ उसी एग्जिट पोल का नतीजा है जो कल अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से आपके सामने लाए गए हैं। अब चूंकि फरवरी के महीने में मोदी जी ने 370 और 400 पार का नारा दे दिया था, तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सर्वे एजेंसियों के ऊपर कितना बड़ा दबाव रहा होगा कि आप अगर अपने एग्जिट पोल में 400 पार नहीं तो कम से कम 400 के पास जरूर दिखाएंगे। और क्या आपको इस बात से इनकार है कि आज किस एजेंसी के ऊपर सरकार का दबाव नहीं है? पिछले 10 सालों में अगर सबसे ज्यादा इस देश में किसी चीज का नुकसान हुआ है तो वो जनता के विश्वास का नुकसान हुआ है। जो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर एक जन विश्वास हुआ करता था, उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 10 वर्षों में, पिछले एक दशक में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब कुछ दबाव में ही हुआ है, लेकिन इस बात की आशंका से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इन एजेंसियों के ऊपर दबाव नहीं हुआ होगा। तो बताऊंगा आपको इसके आगे। आपको पहले एक संक्षेप सी तस्वीर में जो सर्वे आए हैं, जो एग्जिट पोल करने वाले जो पॉलिस्टर्स हैं, उनकी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जो सर्वे दिया है सरकार बनाने और बिगाड़ने को लेकर के, नरेंद्र मोदी के हैट्रिक को लेकर के, उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। एबीपी सी वोटर जो है वो एनडीए को 353 से 383 सीटें दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया जो इंडिया टुडे का ग्रुप है 361 से 400 सीटें दे रहा है। न्यूज 24 चाणक्य 400 सीट दे रहा है। रिपब्लिक टीवी 359 से लगभग 359 दे रहा है। इंडिया टीवी 371 से 401, एनडीटीवी 365 और जन की बात ये 362 के आसपास दे रहा है। मतलब आप इन आंकड़ों में एक सामान्य सी बात देख सकते हैं कि तमाम जो आंकड़े हैं वो एनडीए गठबंधन को 350 प्लस पे ही रखे हुए हैं। 350 से नीचे किसी का आंकड़ा नहीं है। 353, 361, 369, 362, 365 इस तरह से आंकड़े शुरू होते हैं। 350 से नीचे किसी का आंकड़ा नहीं है। अब आप एक दूसरी तस्वीर भी इस एग्जिट पोल की समझिए, बल्कि अब तक तो ये सब लोग जान चुके हैं, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चीजें वायरल हो चुकी हैं, हर एक लोग इस बात को समझ रहे हैं। और आज कई लोगों ने मुझसे इस बात की चर्चा की है कि इस एग्जिट पोल में झोल कहां है, ये पोल है या झोल है। सीपीआईएम ने झारखंड में सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा है और एग्जिट पोल झारखंड में सीपीआईएम को 3 सीट दे चुका है। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीट है लोकसभा की, लेकिन एनडीए को 4 से 6 सीटें दिखाई जा रही हैं। टुडेज चाणक्य ने तो राजस्थान में कि 25 लोकसभा सीटों में से 33 लोकसभा सीटें भी एनडीए को दे दी है। हिमाचल प्रदेश में हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और एग्जिट पोल में 16 से 19 सीटें हरियाणा में एनडीए को दिखाई जा रही हैं। तो क्या आप इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा कर सकते हैं, या आपको नहीं लगता कि किसी प्रेशर में या किसी के डिक्टेशन में ये तमाम चीजें तैयार कर दी गई हैं कि ये हमने आपको एक फिगर दे दिया है, अब इन फिगर को आप अलग अलग स्टेट्स में एडजस्ट कीजिए, कैसे कीजिएगा ये आपको समझना है। और जिसके नतीजे में ये तमाम एरर जो है ये सामने आता हुआ दिख रहा है। 4 तरह के जो नतीजे हैं वो इस वक्त देश के सामने आ रहे हैं। मतलब 4 अलग अलग ओपिनियन है, आप कह सकते हैं कि ये जो गोदी मीडिया का एजेंसियों का सर्वे है उसको अलग आप हटा दीजिए। एक जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है जो बहुत मजबूती से इस चुनाव में आपको दिखाई दिया है, जिसने अपनी उपस्थिति दर्ज किया है, न्यूज लॉन्चर हो या फिर आपको लाइव सिटीज हो, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स का मैं नाम ले सकता हूँ। फर्स्ट बिहार झारखंड है, उसके बाद न्यूज फॉर नेशन है, पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी का अपना अलग चैनल है,
द पब्लिक इंडिया है, अजीत अंजुम साहब का अपना चैनल है। ये जो एक अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हुआ है इस देश के अंदर में, जो डिजिटल मीडिया है, इसका अपना एक अलग नंबर है तमाम सीटों को लेकर के। आप इनको जाकर के देखिएगा तो ये जो गोदी मीडिया वाला सर्वे है, इससे बहुत डिफरेंस है, वहां बहुत विरोधाभास है उनके आंकड़ों में और इन आंकड़ों में। सिविल सोसाइटी का अपना एक अनुमान है और पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एक अनुमान है। जैसे कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि वो 295 सीटों पर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। ये 4 तरीके के ओपिनियन पोल आपके सामने है। आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता है, आपकी अपनी राजनीतिक चेतना है कि आप इसको कैसे एडॉप्ट करते हैं, आत्मसात करते हैं। लेकिन ये जो गोदी मीडिया वाला सर्वे है, क्या इस सर्वे का, इस एग्जिट पोल का उन आंकड़ों से कोई संबंध है जो चुनाव आयोग ने मतदान और आंकड़ों की पोजीशन क्लियर करने के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसको लेकर एडीआर सुप्रीम कोर्ट भी गया था। 24 मई को उसकी सुनवाई होनी थी, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई हो रही थी। बाद में वो सुनवाई जो है वैकेशन बेंच को भेज दी गई और उसने कहा कि अभी हम बीच चुनाव में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, चुनाव के बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे। ये जो 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अचानक से बढ़ गए हैं, पहले चरण का जो आंकड़ा है, अनुमानित प्रतिशत का आंकड़ा है, वो 11 दिन के बाद चुनाव आयोग रिलीज करता है। चुनाव आयोग का एक रूटीन प्रोसेस होता है कि हर फेज के बाद वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आंकड़े को प्रस्तुत करता है जनता के सामने, देश के सामने में। वो इस हिसाब से ये जो रूटीन वर्क है चुनाव आयोग का, इस हिसाब से अब तक चुनाव आयोग को 7 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, हर फेज के बाद अगले दिन। अब जाकर चुनाव आयोग के बारे में खबर आ रही है कि कल 12:30 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो इस वक्त की देश में राजनीतिक परिस्थिति है, इसमें बहुत सारे लोग सवालों के घेरे में हैं और चुनाव आयोग खुद सवालों के घेरे में है और बहुत स्पष्ट है, बहुत क्रिस्टल क्लियर चुनाव आयोग बायस्ड दिखा है। लेवल प्लेइंग फील्ड उसने जो है, जो कहा जाता है कि चुनाव में सबको बराबर का मौका मिलता है, वैसा कुछ भी नहीं दिखा है। जो चुनाव आयोग राहुल गांधी को आचार संहिता जारी होने से पहले, लागू होने से पहले एडवाइजरी जारी कर देता है कि आप अपनी संयमित भाषा में बात कीजिए, आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, वो चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के पूरे चुनावी सभाओं में हेट्रेड स्पीच के मामले में एक नोटिस नरेंद्र मोदी को नहीं थमाता है और खाना पूर्ति के लिए जेपी नड्डा साहब को एक नोटिस भेजा जाता है। तो ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है? 1 करोड़ वोट बढ़ जाता है, उसके बाद ये एग्जिट पोल इस तरह से आ जाते हैं। तो जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा था, जो जमीन पर जो चीजें दिख रही थी, क्या वो बेमानी थी? क्या रोजगार कोई मुद्दा नहीं था, महंगाई कोई मुद्दा नहीं था? जबकि सीएसडीएस के सर्वे ने सबसे पहले ये बताया था कि रोजगार और महंगाई ये 2 सबसे बड़े मुद्दे होने जा रहे हैं इस चुनाव में। और कोई मोदी मैजिक नहीं है, कोई मोदी की लहर नहीं है, कोई राष्ट्रवाद की लहर नहीं है, कोई हिंदुत्व की लहर नहीं है। मुद्दे और जातिगत समीकरणों के आधार पर पूरा चुनाव तय हुआ था और पूरे चुनाव का जो व्यवहारिक पैटर्न है वो आपको दिखता रहा है। उसके बाद अगर सर्वे ऐसे हैं तो फिर क्या बचता है? सवाल सबसे बड़ा ये है। बिहार के मामले में तो पिछले चुनाव में 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत रही थी, एक किशनगंज कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। रिपब्लिक मैट्रिक्स ने तो इस बार 32 से 37 सीटें एनडीए को दिया है बिहार में। और एक स्कूल ऑफ पॉलिटिकल एजेंसी है, कोई पता नहीं कौन सी एजेंसी है, उसने तो 38 सीटें दे दी हैं एनडीए को। तो भाई 2 सीटें भी कौन सी थी इंडिया गठबंधन के लिए, वो बता देते कम से कम। मैं अगर अपना राजनीतिक अनुभव आपको बताऊं और खुद मैं स्वयं का अगर आकलन करूं, तो जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में एक आप लोग इंडिपेंडेंट मान सकते हैं, ये तमाम सीटें, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, ये तमाम सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मेरे अपने आकलन के हिसाब से चिराग पासवान की सीट फंसी हुई है, जीतन राम मांझी की सीट फंसी हुई है, उपेंद्र कुशवाहा की सीट फंसी हुई है। ये एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हैं बिहार में।
तो वो कौन सा उनका अध्ययन है, कौन सी एजेंसी है, क्या उन्होंने सर्वे किया है कि वो 38 सीटें दे रहे हैं, कोई 37 सीट दे रहा है, और इस एग्जिट पोल का आधार क्या है? हर लोकसभा में कम से कम 2 से 2,500 बूथ होता है, और अगर उसका 20% सैंपल भी अगर इन एग्जिट पोल वालों ने कलेक्ट किया है तो कम से कम 500 बूथों पर उनके आदमी दिखने चाहिए थे, उनके सर्वेयर्स दिखने चाहिए थे। 10% पर भी अगर किया है तो कम से कम 2 से 250 बूथों पर उनके जो सर्वेयर्स हैं वो मौजूद होने चाहिए थे। पोलिंग स्टेशन से कम 150 मीटर के दायरों के बाहर, 200 मीटर के दायरे के बाहर जो प्रोटोकॉल होता है, जो नियम होता है पोलिंग के समय का, कि आप उस एक अनुमानित जो दूरी है उस रेडियस से बाहर आपको रहना पड़ता है। तो वहां मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं कि क्या किसी बूथ पर कोई इस एजेंसी का एक भी सर्वेयर आपको मिला है? अगर मिला है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा बूथ नंबर है और आपसे उस सर्वेयर ने कौन सा सवाल किया था और वो किस एजेंसी का सर्वेयर था। यानी जहां 20 लाख, 18 लाख, 16 लाख वोटर है, वहां आप 500 लोगों से, 1000 लोगों से, 2000 लोगों से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद पूरे लोकसभा पर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसका फिगर क्रिएट कर रहे हैं कि ये लोकसभा में यहां माहौल है, ये जीत जाएगा लोग। ग्राउंड पर जो अल्टरनेटिव मीडिया ने रियलिटी दिखाई है, एक एक मिनट का रिपोर्टिंग किया अल्टरनेटिव मीडिया ने, कहां कौन खदेड़ा गया, कहां किसने क्या बोला, क्या रिएक्शन हुआ, किस समाज के बीच क्या रिएक्शन है, किस बयान का क्या रिएक्शन है, कौन सा समाज किसको वोट देने जा रहा है, ये मैं आपको बिहार की बात सिर्फ बता रहा हूं। तो ये सब कुछ क्या चल रहा था? या केवल वो नोएडा मीडिया के ही लोग सही हैं? ये अल्टरनेटिव मीडिया के लोग जो अपने सीमित संसाधनों के साथ फील्ड में काम करते हैं, क्या उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है? वो सबके सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं? या वो हवाबाजी करने के लिए जो है गांव में चिलचिलाती धूप में किसी गांव में जाकर के, किसी चाय की टपरी पर जाकर के किसी आदमी से बात कर रहे थे और वो बता रहा था कि नहीं, हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हमको सत्ता परिवर्तन चाहिए, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास चापाकल नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। ये सांसद जो जीते हुए हैं 5 साल में एक बार भी नहीं आए हैं, वो लोग जो अल्टरनेटिव मीडिया के कैमरा पर्सन और रिपोर्टर्स के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे, क्या वो झूठ बोल रहे थे? महाराष्ट्र में मामला फंसा हुआ था, इस बुरी तरीके से महाराष्ट्र में मामला फंसा हुआ था कि अजीत पवार शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे, शिंदे अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे। बिहार में वो चीजें आपको दिखी है कि एलजेपीआर का उम्मीदवार के जो कार्यकर्ता है वो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराने में लगे हैं, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एलजेपीआर के उम्मीदवारों को हराने में लगे हुए हैं। ये दिखा है, लोगों को दिखा है, ये इसके सबूत सामने आए हैं। क्या कुछ चल रहा है इस देश में, आप क्या कहेंगे इस पर? सवाल यह है कि कर्नाटका में 28 सीटों में से 25 सीटें भाजपा इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से जीत रही है। केरला में 27% वोट बढ़ा दिया गया है भाई, 27% वोट भाजपा को केरल में मिल रहा है, जहां 50 साल में केरल में जो पार्टी अपना एक विधायक नहीं जिता पाई है। पिछले 50 सालों में केरल में बीजेपी का कोई एक विधायक अगर जीता है तो वो 2016 से 2021 के बीच में जीता है, और वहां बीजेपी को 27% वोट दिखाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कितनी ममता बनर्जी को डिरेल किया गया है और एनडीए को बढ़त दिलाई गई है। क्या कुछ हो रहा है? और बंगाल की बात तो आप देख लीजिए, ये जो एक्सिस माई इंडिया वाले गुप्ता जी हैं, ये 31 मई को शाम को ट्वीट करते हैं कि बहुमत का आंकड़ा मुश्किल है, 250 पहुंच पाना मुश्किल है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, और ठीक 24 घंटे के बाद 350 का डेटा देते हैं, और जब जनता उनसे सवाल करती है तो वो पुराना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। ये बड़े मजे की बात है। और सागरिका घोष ने तो एक सवाल और उनसे कर लिया कि उनके यहां बंगाल में 8-9 सीटों पर पोलिंग जारी थी और एक्सिस माई इंडिया ने अपना डेटा जारी कर दिया। सागरिका घोष ने कहा कि, और ये हम सब जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
1951 का जो सेक्शन 126A है उसके अनुसार एग्जिट पोल एजेंसियों को मतदान के बाद एग्जिट पोल प्रसारित करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है, और टिल पोलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है आप नहीं दिखा सकते एग्जिट पोल। तो बंगाल में जब 8-9 सीटों पर पोलिंग चल रही थी तो आपने पूरा डाटा कंपाइल कैसे कर दिया? ये बड़े सवाल है। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट झोल है, अगर आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो 4 जून का इंतजार कीजिए। नतीजे क्या आएंगे? नतीजे 3 तरह के नतीजे आ सकते हैं। या तो एनडीए को बहुमत मिलेगा, या इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा, या बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। 40-50 सीटें 60 सीटों से ये दोनों गठबंधन दूर रहेंगे, और ऐसे में क्षेत्रीय छत्रप जो हैं वो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और बहुत संभावना इस बात की भी है कि अगर इंडिया को बढ़त जो व्यवहारिक रिजल्ट आने वाले हैं उसमें अगर इंडिया को बढ़त दिखाई दी तो 2-4 जो एनडीए के घटक दल हैं वो 9 से कूद जाएं बीच में ही। इस बात की पूरी संभावना है। नवीन पटनायक के बारे में भी पूरी चर्चा है। नीतीश कुमार के बारे में तो चर्चा कई हफ्तों से चल रही है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। तो वास्तव में ये एग्जिट पोल एक तरह से उन क्षत्रिय छत्रपों को भी ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार हम बना रहे हैं, इसलिए मेरे साथ खड़े रहिए। और चुनाव के मतगणना के दिन किसी तरह की धांधली, किसी तरह की बेईमानी करने का के जो अंदेशे सामने आ रहे हैं, विपक्ष जिन बातों को उठा रहा है, वैसी स्थिति में जनता को यह मैसेज दिया जा सके कि एग्जिट पोल के नतीजे तो पहले हमने आज दिखा दिए थे आपको, तो जनता मानसिक रूप से तैयार रहे ऐसे रिजल्ट को बर्दाश्त करने के लिए। क्या एग्जिट पोल में तो यही सब कुछ आया था, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये सही है। और तरह तरह के मतगणना के नियम भी बदले जा रहे थे। अभी खबर आई थी कि जो पोलिंग काउंटिंग एजेंट्स होंगे वो एआरओ की टेबल पर नहीं जाएंगे। फिर बाद में जो है विपक्ष ने, अजय माकन ने जो है चुनाव आयोग को जब ट्वीट किया तो फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने मेंशन करके अजय माकन को ये रिप्लाई किया कि नहीं, एआरओ की टेबल्स पर काउंटिंग एजेंट जाएंगे। जो अब तक यही होता रहा है। खबर ये आ रही है कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती बाद में होगी, जबकि परंपरा है कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती सबसे पहले होती है, उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होता है। तो ये कुछ जो तब्दीलियां की जा रही हैं मतगणना के प्रोसेस में, ये संदेह पैदा करता है। तो बहरहाल जो भी हो, अगर ये नतीजे आए तो फिर निश्चित रूप से भारत को सोचना पड़ेगा, इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि अब इस देश में बचा क्या है। और नतीजे अगर इसके विपरीत आते हैं तो फिर इन सर्वे एजेंसियों की विश्वसनीयता क्या बचेगी, उनको सोचना चाहिए। और क्या जो मीडिया 10 साल से सिर्फ मोदी पाठ कर रहा है, वो मीडिया, उस मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत बची है क्या कि वो आपको सच से रूबरू करा सके। बहरहाल अल्टरनेटिव मीडिया का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए इस देश की जनता को, जिन्होंने गोदी मीडिया के पैरेलल अपने सीमित संसाधनों से एक और मीडिया खड़ा किया है, और वो उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस दिशा में वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा प्रयास है कि मैं उस अल्टरनेटिव मीडिया का एक हिस्सा बन पाऊं। आपसे मुझे नैतिक सहयोग की आशा है। एक अपील आपसे कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और मुझे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा जो विश्लेषण है उससे आप कहाँ तक सहमत हैं, आपका मतांतर है तो वो भी बताइए। और अगर मेरी मेरे इस आकलन में या मेरे कंटेंट में अगर कहीं कोई कमी है, कुछ और सुधार की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो भी बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।